वेलकम बैक टू हरिओम क्लासेज नरसिंहपुर। आज आप सबके समक्ष पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट जिसको लेकर प्रस्तुत हैं। इससे पहले वीडियो जो एक आपको बना करके दिया गया है जिसमें पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट के बारे में बताया गया, आज उसके अगले पार्ट को हम पढ़ेंगे कि किसी भी सेंटेंस को खंड खंड जानने के लिए उसके अलग अलग पार्ट्स को जानना आवश्यक होता है। इससे पहले सब्जेक्ट के पार्ट को बताया गया, आज उसके अगले पार्ट को बताया गया है कि जब भी किसी भी सेंटेंस में जहाँ से वर्ब स्टार्ट होती है उस पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो यहाँ इस प्रेडिकेट को सबसे पहले हम इसको क्लासिफाई करेंगे। प्रेडिकेट का पार्ट आपका स्टार्ट होता है वर्ब से, क्योंकि शुरू में ही आपको बताया गया कि कोई भी सेंटेंस जिसकी रचना सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस अदर वर्ड ये मिला करके आपका एक सेंटेंस बनता है। तो इसके पार्ट को हमने पढ़ा। अब ये जो पार्ट होता है आपका वर्ब से लेकर के ऑब्जेक्ट तक, इस पार्ट को ही हम प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट का यह जो पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट वर्ब के बाद जो पार्ट होगा उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद जो तीसरा जो इसका पार्ट होता है उसको हम कंप्लीमेंट कहते हैं। इस वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब यहाँ पर दो रूपों में मिलती है। एक होता है ट्रांजिटिव, इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सेकंड जो पार्ट होता है इसको हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट दो रूपों में मिलता है। फर्स्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट तीन रूपों में मिलता है। यह कॉम्प्लीमेंट आपका नाउन या नाउन फ्रेज हो सकता है, या यह एडजेक्टिव हो सकता है, या एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, और तीसरा जो इसका पार्ट होगा, इसके तीसरे पार्ट को हम एडवर्ब या इसको और थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे कॉपी में बढ़िया से। ये होता है एडवर्ब, या इसको हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। ये एक तरह से पूरा ही आपका स्ट्रक्चर होता है प्रेडिकेट का। इस वीडियो में इसके एक एक पार्ट को हम गहराई से जानेंगे कि वास्तव में इसका खंड कैसे किया गया है। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, जो प्रेडिकेट है इसकी हिंदी आपको बताया गया है कि सब्जेक्ट की हिंदी कर्ता होती है और प्रेडिकेट की हिंदी विधेय होती है। यह विधेय होता क्या है? सब्जेक्ट के बारे में बताया गया कि सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला, जिसको हम कर्ता कहते हैं। वह उस सेंटेंस का प्रमुख पार्ट होता है, कार्य करने वाला, और वह जिसके विषय में जो काम करता है यह प्रेडिकेट का पार्ट बताता है। जैसे अगर मान लीजिए एक वाक्य मैं लिखूं, राम रीड्स द बुक। यहाँ पर राम रीड्स द बुक, या यहाँ पर आप दी की जगह ए बेटर होगा और लिखें राम रीड्स अ बुक। राम एक किताब पढ़ता है। अगर इस वाक्य में अगर हम प्रश्न करते हैं कि कौन किताब पढ़ता है, तो कौन का प्रश्न करने से जो मिलता है वह हमारा सब्जेक्ट होता है। तो राम इसमें सब्जेक्ट होगा, यानी करने वाला जो काम है वह राम है, और इसका जो फंक्शन है यह क्या करता है, रीड्स द बुक, ये इसकी वर्ब होती है, ये अदर वर्ड या इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यह जो क्रिया है रीड्स द बुक, राम
रीड्स द बुक किताब पढ़ता है, यह जो पूरा पार्ट है इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। यह प्रेडिकेट इसके बारे में इंगित करता है, बताता है कि वास्तव में राम क्या करता है। इस पूरे खंड के माध्यम से सब्जेक्ट की चर्चा होती है, सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। आज उसी के खंड को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है वर्ब। वर्ब जिसके बारे में आपको अलग से पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ना है, लेकिन जनरली आप ये ध्यान दें कि वर्ब जिस शब्द से किसी भी काम का होना या करना पाया जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। यह क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती है, लेकिन यहाँ पर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव जिसको अप्लाइड वर्ब कह सकते हैं, जिसके माध्यम से हमको समझना है कि किस तरीके से वाक्य में प्रयोग होता है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया हिंदी में, और इनट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। शब्द से ही इसका शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो स्वकर्मक, और इसको कहते हैं अकर्मक। कहने का अर्थ यहाँ पर यह होगा कि ऐसी क्रिया जो ऑब्जेक्ट लेती है, जिसको ऑब्जेक्ट टेकन वर्ब भी कहेंगे, और ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है जिसको हम नॉन ऑब्जेक्ट टेकन कह सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट टेकन वर्ब जो वर्ब क्रिया कर्म लेती है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, और ऐसी क्रिया जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है उसको हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, राम रन, या स्लीप लिख सकते हैं, स्लीप्स। जनरली यहाँ पर देख रहे हैं कि राम आपका सब्जेक्ट है, स्लीप्स यानी राम सोता है, अर्थात राम सोता है, यह वर्ब है। इस वर्ब में सीधा सीधा देख रहे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पर वर्ब है, इसमें किसी ऑब्जेक्ट को नहीं लिया गया है, अर्थात यह वर्ब कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले सकती है। यहाँ पे ले सकती है लेकिन ली नहीं है, तो इसको हम नॉन ऑब्जेक्ट टेकन वर्ब कहेंगे। तो इसका हम उदाहरण दे सकते हैं कि यह इनट्रांजिटिव वर्ब का उदाहरण है। लेकिन अगर जैसे ही मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि राम रीड्स अ बुक, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट है ये, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पार्ट आपका प्रेडिकेट का है। राम रीड्स ए बुक, राम एक किताब पढ़ता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये जो अदर वर्ड है, इस अदर वर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर ये आ गया ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब राम पढ़ता तो है लेकिन क्या पढ़ता है, क्या का जैसे ही प्रश्न हमने किया कि राम क्या पढ़ता है और क्या के उत्तर मिल गया कि राम एक किताब पढ़ता है, तो यह बता रहा है कि किताब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इसका अर्थ यह हुआ है कि यह क्रिया ऑब्जेक्ट ली हुई है, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ये बताने का मेरा ये था कि आप ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के बारे में जानें, क्योंकि इसी के आधार पर हमको आगे बढ़ना है। अब उसके बाद इसके हम अगले पार्ट को लेते हैं। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, तो ऑब्जेक्ट, वास्तव में ऑब्जेक्ट हम कैसे समझेंगे कि यह ऑब्जेक्ट है, जिसके बारे में केवल थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी बता रहे हैं। उसके बाद आगे किसी अन्य वीडियो में आपको बारे बताया जाएगा। कहने का मतलब कि जैसे अगर मैं एक वाक्य लिखता हूँ, राम ईट्स अ मैंगो, यहाँ प्रश्न यह उठता है कि राम ईट्स अ मैंगो, राम एक आम खाता है। तो राम एक आम खाता है, यह मैंगो, इस राम यहाँ पर क्या है, यह मैंगो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, क्योंकि इस कर्ता का प्रभाव जो इम्पैक्ट है इस आम के ऊपर पड़ रहा है। जैसे कोई भी वस्तु है जिसके ऊपर अगर कर्ता का पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है, वह शब्द ऑब्जेक्ट कहलाता है। अगर आम है तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आम हमारे पास है तो बचेगा पूरा का पूरा, हम आम खा जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे ही अगर राम का प्रभाव इसके ऊपर पड़ा तो ये पूरा आम समाप्त हो गया। लेकिन अगर एक एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं कि राम गोज टू स्कूल, यहाँ स्कूल शब्द हो गया, या यहाँ पर और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे राम गोज टू वाराणसी, यहाँ अर्थात यहाँ पे कि राम विद्यालय जाता है या राम वाराणसी जाता है। कहने का मतलब कि जब राम यहाँ पर विद्यालय जाता है तो हो सकता है कि विद्यालय में हजारों बच्चे हों, कई हज़ार बच्चे हों,
तो क्या इस राम के जाने से इस विद्यालय के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला है, या इसके न जाने से कोई प्रभाव पड़ने वाला है? ऐसा तो नहीं कि विद्यालय में अगर राम जाएगा तो विद्यालय में भूकंप आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं, या बहुत बड़ा हलचल हो जाएगा। तो जिसका प्रभाव, जिस कर्ता का प्रभाव अगर इसके ऊपर न पड़े, न पड़ने का मतलब जिससे कोई फर्क न पड़े, उस शब्द को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। वैसे ही जैसे अगर ये वाराणसी की बात करेंगे कि राम गोज टू वाराणसी, राम वाराणसी जाता है, तो वाराणसी कोई छोटी जगह तो है नहीं, एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी जगह है। तो जिसके कदम रखने से वहाँ किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम कह सकते हैं कि यह कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग हुआ। यहाँ पर इसको कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, अब हम उसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। यहाँ जनरली सिंपली आपको बताया जाएगा कि ऑब्जेक्ट दो तरह से होता है, एक है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सबसे बड़ा फर्क यह होता है कि यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी प्राणी, यह कोई प्राणी या जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन हो सकता है, अर्थात यह एक सजीव होगा। और जहाँ तक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका कोई निर्जीव वस्तु होगी, यह निर्जीव हो सकता है, जिसके बारे में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। और यह वाक्य में पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या पहले डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से लेकर के आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा हमको स्पष्ट होगी। जैसे कि एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा राम रीड्स। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि राम रीड्स, ये सिंपली यह सब्जेक्ट हो गया, और यह जो वर्ब हो गया तो ये प्रेडिकेट का पार्ट है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अर्थात ये प्रेडिकेट का पार्ट है, जिसमें अलग से कुछ नहीं है। दूसरा अगर उदाहरण मैं लूँ, अगर मैं लिखता हूँ कि राम रीड्स अ बुक। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट का पार्ट है और ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट है, यह वर्ब हो गई और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, जिसमें सीधा सीधा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ तक हो गया, ये वर्ब का पार्ट हो गया और एक ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर मैं देखूँ कि अगर इसको मैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में कन्वर्ट करके लिखता हूँ तो उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। अगर इसको और थोड़ा सा मैं चेंजिंग करूँ, लिखूँ कि राम गेव, लिखें पास्ट टेंस में, राम गेव मी अ बुक। अब यहाँ ध्यान देंगे, राम गेव मी ए बुक, ये सब्जेक्ट का पार्ट है और ये पूरा अलग अलग ध्यान देंगे कि पहले सब्जेक्ट का पार्ट हो गया, प्रेडिकेट का पार्ट हो गया, हमने इसको अलग अलग छांट लिया। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये गेव शब्द, गेव आपका ये वर्ब हो गया, इसका नामकरण के लिए तो हमने वर्ब लिख दिया। अब मी अ बुक, दो चीज़ें आ गया, राम गेव मी ए बुक, राम ने मुझे एक किताब दिया, तो राम ने मुझे एक किताब दिया, एक ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया। यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पे आपको क्लासिफाई करके बताया गया है कि पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में बताया गया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई प्राणी हो सकता है या पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग होगा। जैसे पर्सनल प्रोनाउन में आई हो गया, आई का मी होता है, मी हो गया, यस हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि यह जो मी है, यह मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये जो बुक की बात करेंगे तो यह बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अर्थात राम ने मुझे एक किताब दिया। अगर इसको मैं चेंज कर दूं तो इसको चेंज करके भी आप लिख सकते हैं, जैसे राम गेव अ बुक टू मी, यहाँ पे टू मी अब हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका सब्जेक्ट का पार्ट हो गया, पूरा प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। प्रेडिकेट का पार्ट में वर्ब, क्योंकि हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही आती है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो ये अबुक जो था,
अब यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले था, अब ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका हो गया। और ये जो टू मी है, ये मी आपका क्या हो गया, यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इससे पहले भी वीडियो में आपको बताया गया था कि यह जो क्रम होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, चाहे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसको हम चेंज करके बना सकते हैं। अब इसको आगे मैं बता रहा हूँ कि यदि इसको मैं मिटा रहा हूँ, उसकी जगह इससे पहले भी आपको बताया गया था कि सब्जेक्ट में जिस तरीके से जिरंड का प्रयोग होता है, इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, वैसे यहाँ भी प्रयोग होगा। आप लिख सकते हैं राम लाइक्स रीडिंग। राम लाइक्स रीडिंग यानी राम पढ़ना पसंद करता है, ये आपका सब्जेक्ट का पार्ट है, और लाइक्स रीडिंग ये प्रेडिकेट का पार्ट है। यहाँ ध्यान देंगे, लाइक मीन्स होता है पसंद करना और रीड मीन्स होता है पढ़ना। तो एक वर्ब एक सेंटेंस में दो वर्ब एक साथ नहीं हो सकती है, और जब एक सेंटेंस में दो वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग नहीं हो सकती है, तो एक या तो आपका जिरंड होगा या पार्टिसिपल होगा। तो यहाँ पर रीडिंग, राम हिंदी की बात करेंगे तो राम लाइक्स रीडिंग, राम पढ़ना पसंद करता है, शब्द आ रहा है पढ़ना। तो जिरंड की बात करेंगे तो ना आता है, ना नी ने खास तौर से, तो ना हिंदी में अर्थ निकालने के बाद जिसका अर्थ ना आता है तो वहाँ पर वो जिरंड होता है। और जिरंड जो V1 प्लस ING जिसके बारे में आपको अलग पढ़ाया जाएगा, जो वर्ब का V4 जिसको हम चौथा फॉर्म कहते हैं, तो यह जिरंड के रूप में प्रयोग हुआ है। राम लाइक्स रीडिंग, राम किताब पढ़ना पसंद करता है। अब अगर मैं लिखूं जैसे राम लाइक्स टू रीड द रामायण, यहाँ देख रहे हैं कि जैसे राम सब्जेक्ट का पार्ट है और ये पूरा यहाँ से आप कह सकते हैं कि प्रेडिकेट का पार्ट है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि राम लाइक्स टू रीड द रामायण, टू रीड यहाँ पर ये आपका वर्ब है, रीड ये भी वर्ब है, लेकिन इससे पहले टू का प्रयोग किया गया है। और किसी भी वर्ब से पहले जब टू और प्लस V1 वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, उसको इन्फिनेटिव कहा जाता है। तो इन्फिनेटिव प्रयोग हुआ है, राम लाइक्स टू रीड द रामायण, अर्थात राम रामायण पढ़ना पसंद करता है। इसका भी अर्थ निकालेंगे तो यह भी ना होता है, जिसका अर्थ ना होता है। और जिरंड और इन्फिनेटिव की बात करें तो यह सेंटेंस में दोनों नाउन का काम करते हैं, दोनों संज्ञा का काम करते हैं, तो दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। अब उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, जिसके बारे में जैसे आपको बताया गया कि प्रेडिकेट यह आपका, उसके बाद ऑब्जेक्ट में दो आपने पढ़ा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसकी जगह कॉम्प्लीमेंट शब्द आ गया। तो यह कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट की जगह नाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज भी हो सकता है। नाउन फ्रेज मीन्स होता है कि जब कुछ शब्द मिल करके जब वो नाउन की तरह से काम करते हैं तो उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं, और जब कुछ शब्द मिलके एडजेक्टिव की तरह से अर्थात विशेषण की तरह काम करते हैं तो उसको एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे, और जब कुछ शब्द मिल करके एडवर्ब क्रिया विशेषण की तरह काम करते हैं तो उसको हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। और इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये पूरा जो है काम करते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख रहे हैं, और इसको एक्सप्लेन करने से पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक ईजिए, और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दीजिए। यहाँ पर अब हम देखते हैं द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम मॉनिटर। जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने वर्ब के बारे में देखा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में देखा।
अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, किस तरह से कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग प्रेडिकेट पार्ट्स में होता है। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम मॉनिटर। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड, यहाँ से आप देखेंगे कि ये प्रेडिकेट का पार्ट आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। इस प्रेडिकेट के पार्ट में ये वर्ब हो गई, उसके बाद अपॉइंटेड हिम मॉनिटर, सब्जेक्ट हो गया आपका ये वर्ब हो गया, और ये आपका, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि मॉनिटर, हिम मॉनिटर, एक तरीके से उसको मॉनिटर को नियुक्त किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि यह कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया है। लेकिन ये कैसे कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया है, यह नाउन, ये जो कॉम्प्लीमेंट है यह नाउन की तरह से काम कर रहा है। मॉनिटर एक नाउन का काम कर रहा है यहाँ पे, तो ये मॉनिटर के रूप में हो गया। उसके बाद है द पीपल इलेक्टेड हिम दियर लीडर। दियर लीडर चूंकि मिल करके दियर लीडर, लोगों ने उसे अपना नेता चुना, तो यह जो अपना नेता चुना है मिल करके फ्रेज का काम कर रहा है। यानी फ्रेज कैसा फ्रेज, नाउन फ्रेज का है, तो कह सकते हैं कि यह नाउन फ्रेज के रूप में प्रयोग किया गया है। यह नाउन फ्रेज यहाँ पर हो गया। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है ही थॉट इट डिफ़िकल्ट, उसने इसे बड़ी कठिनाई से सोचा। डिफ़िकल्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जो एक तरह से विशेषता बता रहा है, यह एडजेक्टिव के रूप में। यह जो कॉम्प्लीमेंट है, यह कॉम्प्लीमेंट आपका एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। उसके बाद आगे देख रहे हैं कि आई थिंक माई डॉटर वेरी सिंसियर। थिंक यहाँ से आपका प्रेडिकेट का पार्ट स्टार्ट हो गया पूरा यहाँ से यहाँ, तो वेरी सिंसियर एक तरह से इसकी विशेषता बता रहा है। तो यह जो होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कह सकते हैं कि यह एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। यह एडजेक्टिव विशेषण वाक्यांश की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया गया, जैसा आपको चार्ट में मैं शुरू में ही लिख के दिया था। अगला एग्जाम्पल है कि हिज रिप्लाई मेड मी डिस्प्लीज्ड, उसके जवाब ने मुझे अप्रसन्न कर दिया, मुझे नाखुश कर दिया। यह डिस्प्लीज्ड शब्द जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो एक वर्ब तो ये हो गई, दूसरा वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, यह जो मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है। और पहले ही बताया गया किसी भी सेंटेंस में दो मेन वर्ब नहीं हो सकती है। तो यह जो V3 का प्रयोग किया गया है, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, जिसके बारे में आपको अलग से पढ़ना है। यह पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग है यहाँ पे, जो बताता है जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, यह एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे हिज रिप्लाई मेड मी, उसके जवाब ने मुझे नाखुश कर दिया, तो एक तरह से भी विशेषता बता रहा है कि उसके जवाब को तो एडजेक्टिव का काम करता है, वर्ब में विशेषण का काम करता है। उसके कुछ जनरली आपको यहाँ पे बताए गए हैं कि जैसे वर्ब जो बी होता है, जो बी का फॉर्म होता है, बी में आपको मिलेगा इज, एम, आर, वाज और वर। अगर इनका प्रयोग होता है तो इसके लिए भी नाउन यहाँ पे लिखा है कि जैसे दिस इज ए टेबल, ये इज का प्रयोग होगा इसके हिसाब से। यह एक मेज है, तो यह टेबल क्या है, यह नाउन है। यह नाउन आ गया कॉम्प्लीमेंट के रूप में, क्योंकि इसका एक कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद मोहन इज टाल, मोहन लंबा है, लंबा मतलब विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो गया है। उसके बाद हिज कैट्स वर देयर, उनकी बिल्लियाँ वहाँ थी, तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है, यह क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। और लास्ट एग्जाम्पल है द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, विद्यार्थी कहाँ हैं, कक्षा में हैं। आर के बाद ये इन द क्लास, ये बता रहे कहाँ हैं, कक्षा में हैं। और ये आर आपकी यहाँ पर एक तरीके से यह मेन वर्ब का काम कर रही है, मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग हो रही है। और यह इसकी विशेषता बता रहा है कि विद्यार्थी कक्षा में हैं। यह पूरा वाक्यांश यहाँ से लेके यहाँ तक यह एडवर्ब का काम कर रहा है, तो इसको हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। और लास्ट में यह दो एग्जाम्पल दिया गया है आपको अपने से करने के लिए कि जैसे ही सेंट मी ए कंप्यूटर एंड माई एल्डर ब्रदर एंजॉय स्विमिंग। आपको क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट को अलग अलग करना है और प्रेडिकेट के पार्ट्स का नाम लिखना है और कमेंट बॉक्स में आपको देना है कि वास्तव में आप इसको पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।